नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई शांति की शर्तों का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ कुछ शर्तें नहीं थीं, बल्कि एक विशाल, ताकतवर वैश्विक साम्राज्य की पूरी तरह से कमर तोड़ने का एक मास्टर प्लान था। अब जरा इस मूल अंग्रेजी दस्तावेज को देखें। इसे पढ़कर साफ हो जाता है कि ये कोई आम युद्ध विराम की घोषणा बिल्कुल नहीं है, बल्कि विजेताओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सख्त सूची तैयार की जिसका सीधा मकसद एक पूर्व महाशक्ति को पूरी तरह से पंगु बनाना था। इसका एक एक शब्द इस बात का सबूत है कि भविष्य में किसी भी तरह के सैन्य या आर्थिक खतरे को जड़ से खत्म करने की कैसी सख्त कोशिश की गई थी। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। इन कठोर शर्तों का सारांश ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बाकायदा उर्दू और हिंदी भाषाओं में भी छापा और बांटा गया था। सोचिए इसका क्या मतलब है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि ये युद्ध सच में एक वैश्विक संघर्ष था। ब्रिटिश हुकूमत ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि भारत जैसे उपनिवेशों की आम जनता को भी इन शर्तों और उनकी जीत के बारे में पूरी जानकारी हो। तो इस पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, नक्शे को फिर से बनाना। दूसरा, युद्ध तंत्र को नष्ट करना। तीसरा, हर्जाना और जवाबदेही। और चौथा, इस शांति को असल में लागू कैसे किया जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, नक्शे को फिर से बनाना, यानी जर्मनी के भारी क्षेत्रीय नुकसान। यहाँ जो भौगोलिक बदलाव हुए वो सच में चौंकाने वाले थे। अल्सेस लोरेन जैसा बेहद अहम हिस्सा वापस फ्रांस को दे दिया गया। सार की कोयला खदानों का नियंत्रण 15 साल के लिए लीग ऑफ नेशंस को सौंप दिया गया। श्लेस्विग होल्स्टीन का भविष्य जनमत संग्रह पर छोड़ दिया गया और पूर्वी इलाके पोलैंड को मिल गए। पर सबसे बड़ा झटका अफ्रीका, एशिया और पोलिनेशिया में जर्मनी के जितने भी विदेशी उपनिवेश थे, उन सभी को ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली ने आपस में बांट लिया। सब कुछ छिन गया। बात सिर्फ जमीन छिनने तक ही सीमित नहीं थी। इस दस्तावेज ने जर्मनी को नए स्वतंत्र देशों को मान्यता देने के लिए भी मजबूर किया, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया और जर्मन ऑस्ट्रिया। यही नहीं, 1917 की ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रूसी साम्राज्य के क्षेत्रों पर से भी जर्मनी का हर दावा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुल मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को चारों तरफ से काटकर बेहद छोटा कर दिया गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, युद्ध तंत्र को नष्ट करना, जिसका सीधा अर्थ था सेना को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना। जरा इस सैन्य कटौती के पैमाने के बारे में सोचिए। लाखों की संख्या वाली उस विशाल सेना को कानूनी तौर पर मजबूर किया गया कि वो महज 3 महीने के भीतर खुद को 2 लाख सैनिकों तक समेट ले, और आखिरकार ये संख्या घटाकर सिर्फ 1 लाख कर दी गई। ये उस दौर की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक का पूरी तरह से पतन था। और सिर्फ सैनिक ही कम नहीं किए गए, बल्कि आधुनिक हथियारों पर तो पूरी तरह बैन लगा दिया गया। अनिवार्य सैन्य सेवा तुरंत खत्म कर दी गई। जहरीली गैस या तरल आग बनाने या मंगाने पर सख्त पाबंदी। कोई बख्तरबंद टैंक नहीं, कोई सैन्य कार्य नहीं, ना ही कोई वायुसेना या नौसेना के हवाई जहाज। यहाँ तक कि पनडुब्बियां रखने की भी सख्त मनाही थी। एक तरह से सेना को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। दस्तावेज की रणनीतिक चतुराई वाकई देखने लायक है। एक तरफ हेलीगोलैंड जैसे बेहद महत्वपूर्ण सैन्य और नौसैनिक किले को पूरी तरह नष्ट करने का फरमान जारी किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कील नहर को सभी देशों के व्यापारिक जहाज़ों के लिए हमेशा खुला रखने का सख्त आदेश दिया गया। यानी सैन्य ताकत को तो तबाह कर दिया गया, लेकिन रणनीतिक व्यापारिक मार्गों को दुनिया के लिए जबरदस्ती खोल दिया गया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे भारी पड़ने वाले हिस्से पर, हर्जाना और जवाबदेही, यानी युद्ध की असली कीमत। इस दस्तावेज में एक लाइन है जो बहुत कुछ बयां करती है। जर्मनी को ऐसे सभी नुकसान और क्षति के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। इस एक वाक्य ने पूरी तबाही का सारा बोझ एक हारे हुए राष्ट्र के कंधों पर डाल दिया, और इसी वाक्य ने आगे चलकर उस अभूतपूर्व आर्थिक वसूली की एक बहुत ही मजबूत कानूनी नींव तैयार की। तात्कालिक हर्जाने के रूप में कितनी रकम मांगी गई पता है? 1000 मिलियन पाउंड, जिसे भारत में बांटे गए दस्तावेजों में आम जनता को समझाने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए बताया गया था।
आज शायद ये रकम उतनी बड़ी न लगे, लेकिन उस जमाने में एक टूटे हुए देश के लिए ये आंकड़ा सचमुच होश उड़ा देने वाला था। लेकिन बात सिर्फ पैसों पर ही खत्म नहीं होती। दस्तावेज में साफ मांग की गई थी कि मित्र राष्ट्रों के जितने भी जहाज या नौकाएं नष्ट हुई हैं, उनकी पाई की भरपाई की जाएगी। फ्रांस और दूसरे पड़ोसी देशों के पुनर्निर्माण में जर्मनी को अपने सारे आर्थिक संसाधन झोंकने पड़ेंगे। और तो और, पूर्व कैसर को हॉलैंड से प्रत्यर्पित कर उन पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया जाएगा। युद्ध अपराधों के सभी आरोपियों को सैन्य अदालतों के हवाले करने का सीधा फरमान था। और अब हम अपने आखिरी बिंदु पर पहुंचते हैं, शांति को लागू करना, यानी मित्र राष्ट्रों के कब्जे और तय की गई समय सीमा। इन सारी मांगों को हवा में नहीं छोड़ा गया, बल्कि इन्हें लागू करने के लिए एक बहुत ही सख्त, दशकों लंबी टाइमलाइन बनाई गई। पहले 2 साल में 1000 मिलियन पाउंड का शुरुआती भुगतान। अगले 15 सालों तक राइन नदी के पश्चिमी जर्मन क्षेत्र पर मित्र देशों की सेनाओं का कब्जा रहेगा। 15 साल बाद सार्क क्षेत्र की जनता अपना जनमत तय करेगी और अंतिम हर्जाना वसूलने के लिए आयोग को पूरे 30 साल का समय दिया गया। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इस हार का और इस शांति संधि का सीधा बोझ उठाना था। दस्तावेज का अंतिम लक्ष्य इन शब्दों में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया था। जर्मनी को बुराई के लिए स्थायी रूप से शक्तिहीन बना दिया गया है, जबकि उसे अपनी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक विकास करने की स्वतंत्रता होगी। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि एक देश की सैन्य और वैश्विक ताकत को हमेशा के लिए कुचल दिया गया है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इस तरह का पूर्ण और दंडात्मक नियंत्रण सच में एक स्थायी शांति की गारंटी दे सकता है? हम सब जानते हैं कि आने वाले दशकों में इतिहास ने क्या करवट ली, लेकिन उससे पहले ही ये दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी को पूरी तरह से कुचल देने की नीति आखिर किस दिशा में ले जाती है। इस अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।